नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। सलाम जी के प्रोग्राम एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि आज संडे है और खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ आज पूरे दिन में रहेगा, मैं और मेरे सीनियर साथी आज आपको पूरे इत्तला के साथ बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका और सामीन नाजरीन आप सबको मेरी तरफ से खलूस भरा प्यार भरा आदाब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाए, मुल्क और बैरूनी मुल्क क्या कुछ हो रहा है जिसका ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता है। वो सारे बयानात लेकर हम आते हैं और आपके सामने एक एक करके वो सारी चीजें जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। चूंकि चुनावी दंगल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं, उन बयानों का काउंटर किया जाता है और अपने नुमाइंदों का ऐलान भी किया जाता है और कहीं पर खुशी कहीं पर गम वाला मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच वोटर का मूड किसकी ओर जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, और जो आज से अब एक और पहल देखने को मिलेगी। अब छोटे बड़े इज्तिमात होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर पब्लिक गैदरिंग्स होगी, वोटरों तक जाने की कोशिश की जाएगी। तो वोटर का मूड क्या है वो भी हम कल से परखने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, स्पेशली जम्मू कश्मीर हमारा फोकस रहेगा, जहां से हम वोटरों का मूड जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज बताते चले कि आज जो खबरों का आगाज है वो पाकिस्तान की एक खबर से हम करना चाहते हैं। कल हमने बात की थी कि वजीर-ए-आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट के बाद पूरे दिन आपने देखा कि कितना ज्यादा हंगामा जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हुआ और कांग्रेस ने किस तरीके से उस ट्वीट पर सियासत की और बादआज़ा वजीर-ए-आज़म दफ्तर और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत ही वो 2-4 लाइनें जो है वो लिखी गई। बहरहाल वो तो कल की बात थी, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज बात मैं इसलिए पाकिस्तान की करना चाहता हूं सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी का बयान जो है वो सामने आया है। आरिफ अलवी ने बयान जो दिया है वो भारत पाकिस्तान के हालात के पस मंजर में दिया है। जिस तरीके के हालात पुलवामा हमले के बाद पैदा हुए हैं और दोनों फौजें आमने सामने हैं, जंगी सूरत हाल बनी हुई थी और खुदा करके उस माहौल से थोड़ा सा बाहर हम अभी आए हैं, लेकिन अभी भी जंग के बादल जो है वो पूरी तरह से हटे नहीं है। यानी तुलू जो अमन का सूरज है, जो अमन की किरण है, वो अभी पूरी तरह से तुलू नहीं हुई है। इसलिए खदशात और इबहाम और सवालात जो है वो सबसे ज्यादा रहते हैं और यही वजह कि आरिफ अलवी का जो कल का बयान है इसको मैं इसलिए अहम मानता हूं। कल उन्होंने पाकिस्तान का दिफा करते हुए ये कहा है कि अगर पाकिस्तान आज 1947 या 1952 जैसा पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सूरत हाल बदल चुकी है और आने वाले दिनों में और तेजी के साथ बदलेगी, ये एक बयान है। दूसरा बयान जो इसी के साथ दिया गया, चूंकि कल यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई थी और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो थी वो परेड भी वहां पर थी, तो वहां पर एक और चीज जो कल देखने को मिली वो इस परेड के दौरान अजरबैजान, सऊदी अरबिया, टर्की, चाइना, बहरीन के जंगी फाइटर्स और इन मुल्कों के सलामती दस्ते जो है वो कल इस्लामाबाद के अंदर मार्च पास करते हुए देखे गए। ये एक नई पहल थी जो गालिबन पिछले 2-3 साल में नहीं हुई थी, इस साल से दोबारा इसको जो है वो टेकअप किया गया है। ये भी काफी अहम थी। और कल ही के दिन उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती है, बल्कि इस जंग के लपेटे में पूरा साउथ एशिया आ सकता है। इसलिए जरूरत यह है कि हम जंगी जुनून को तर्क करके अमन की राह को आगे बढ़ाए और जो दीरीना मसाइल है भारत और पाकिस्तान के, जिनमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी भी है, उस पर बात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करें
کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہو، کیونکہ جنگ کے بعد بھی ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جنگ کے بعد بھی دوبارہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، ڈپلومیسی کو چلایا جاتا ہے، ڈپلومیٹک چینلز کو کھول دیا جاتا ہے، ٹریک 1 ٹریک 2 ٹریک 3 پر لوگ باتیں کرتی ہیں، فیڈ بیک آتا ہے اور اسی فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو امید کریں بھارت اور پاکستان جنگ میں نہ جائے بلکہ امن کی فضا ہو، اور امن کی فضا کے بیچ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ایک مکمل قیام امن ہو سکے، اس کی ہم امید کرتے ہیں آج کے دن۔ تو یہ بڑی بات تھی جو اس لیے میں نے بتائی، اس کا تعلق براہ راست بھارت کے ساتھ بھی تھا اور اس کا اثر جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بھی تھا، اس لیے اس خبر کو ہم نے سب سے پہلے لیا تھا۔ اب چونکہ چناوی دنگل چل رہا ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر جڑ چکے ہیں، ہمارے ساتھ سوالات پوچھ رہے ہیں، ان سوالوں کا بھی میں جواب آگے ضرور دوں گا، لیکن اب ذرا چناوی دنگل کی بات کریں گے اور بات کریں گے ملک کے سابق نائب صدر حامد انصاری صاحب کی، کیونکہ حامد انصاری صاحب کل نئی دلی میں ایک تقریب سے حاشیے پر خطاب کر رہے تھے، اور تقریب جو تھی وہ تھی کہ ایوری ووٹ کاؤنٹ، یعنی ہر ایک ووٹ گنا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ ای وی ایمز پر جاتے ہیں، ووٹنگ کے دن پر جاتے ہیں، باہر پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں، جب آپ بٹن دباتے ہیں تو یہ آپ امید رکھیے کہ اس ووٹ کو گنا جائے گا، اور یہی ایک مہم چھیڑی گئی ہے پوری انڈیا کے اندر، ایوری ووٹ کاؤنٹ۔ اور اسی ایوری ووٹ کاؤنٹ کے تحت ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں حامد انصاری صاحب جو تھے وہ بول رہے تھے، اور حامد انصاری صاحب کا ماننا تھا کہ ہماری جمہوریت کی جڑیں جتنی مضبوط ہونی چاہیے ہم اتنا مضبوطی کے ساتھ اس کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے پاس ہے اور ایک سسٹمیٹک جمہوریت ہے۔ 1947 کے بعد کبھی بھی آمریت یا کبھی بھی فوجی تسلط یا فوج کی طرف سے کوپ نہیں کیا گیا، جب بھی یہاں پر بھی ایک چناوی عمل پورا ہوا، ایک ڈیموکریٹک پروسیس پورا ہوا، سرکاریں بنی پورے ملک کے اندر، سبھی ریاستوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا، اور اس کے باوجود بھی حامد انصاری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ 1950 سے لے کر 1970 تک، یہ بات قابل ذکر ہے، اس لیے اس کو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس پوری تقریر کے اندر کل جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ 1950 سے لے کر 1970 تک پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہوا کرتا تھا وہ 90 دن سے لے کر 100 دن کے بیچ میں ہوتا، یعنی 3 مہینے کا مسلسل اجلاس ہوتا تھا، لیکن اب کی حالات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن اور اگر اس سے زیادہ بڑھا تو 65 ڈیز تک چلا جاتا ہے۔ کہاں آپ کے پاس 100 دن ہوا کرتے تھے یا 90 دن ہوا کرتے تھے، اس کا آپ دیکھیے اب کہاں پر آئے ہیں، ہم 65 ڈیز پر آ گئے ہیں۔ یعنی سیدھے سے ان کی جو بات ہے، ان کا جو ان کا ماننا ہے کہ ایوری ووٹ کاؤنٹ کے تناظر میں وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم تو ووٹ دیتے ہیں، ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو الیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا کام جو ہوتا تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ وائبرنٹ حکومت بنانا ہوتا تھا، ایک جواب دہ حکومت نظام بنانا ہوتا تھا اور قانون کو بنانا ہوتا تھا، آئین کو بنانا ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس ٹائم بڑا کم رہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، چاہے لوک سبھا ہو یا راج سبھا ہو، جس کی وجہ سے کام بہت کم ہو رہا ہے اور 80 to 90% کام میں بھی فرق۔ امید ہے کہ لوگ ایماندار افراد کے حق میں ووٹ کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ پارٹی پالیٹکس کو یک طرفہ چھوڑتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان باضمیر اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو ووٹ کریں جنہیں یہ پتا ہو کہ جب قانون بنانا ہو تو وہ قانون جب اطلاق ہوگا اس کا ریفلیکشن کیا ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی، اس سے سوسائٹی کو فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ اور دوسری بات ان کا ماننا ہے کہ جو ہمارے پاس پرانے قانون ہیں جن میں امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے، ترمیم لانے کی ضرورت ہے، جب پڑھا لکھا نوجوان جائے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پرانے قانون کو بھی دیکھے، نئے قانون کو بھی دیکھے اور سرکار کو جواب دہ بنائے۔ اس لیے ضرورت ان کی یہ ہے کہ ووٹنگ پروسیس میں ہر ایک آدمی جو ہے وہ شریک ہو۔ یہ حامد انصاری صاحب کی بات تھی جو میں نے بتائی، اور یہ بات اس میں اہم تھی کہ 90 اور 100 دن اور آج ہمارے پاس 60 سے 75 دن، تو کتنا فرق ہے ہماری جمہوریت کے سسٹم میں آیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں انتہائی اہم 2 معاملات کے حوالے سے۔ ایک
खबर दिल्ली से आ रही है हमारे पास आज, उसके बाद फटाफट से हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। एक खबर दिल्ली से आ रही है और एक खबर जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी के खीमे से सामने आई। पहले बीजेपी की खबर अपने नाजरीन को बताते चले कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करने का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। कल भारतीय जनता पार्टी के ने 102 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया, बाद में और 12 कैंडिडेट्स का भी ऐलान किया, लेकिन बयकशुमुश 102 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया, जिसमें साबिका एमपी कुछ एमपीज को टिकट नहीं दी गई, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल है, जिन्हें इस बार बीजेपी ने अपनी टिकट से महरूम रखा है। इसके साथ साथ शहनवाज हुसैन को भी ड्रॉप किया गया, एक वाहिद चेहरा जो साल 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट का हिस्सा था और बीजेपी ब्रिगेड का एक अहम पिलर माना जा रहा था। इस बार जो 100 कैंडिडेट अनाउंस हुए, 102 कैंडिडेट अनाउंस हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम चेहरा जो बिहार से हुआ करता था शहनवाज हुसैन, उसे ड्रॉप किया है। इसके साथ साथ एनडीए ने कल की अगर हम बात करें, तकरीबन 39 स्टेट्स के अंदर 40 सीटों पर जो है वो कैंडिडेट्स फाइल किए हैं और अहम तरीन लोगों की सीटें भी उधर इधर जो है वो की गई है। तो ये तो बीजेपी का हाल था, लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की आमद के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है और दिल्ली के अंदर अलायंस किसी भी वक्त होने की उम्मीद है। ये हम नहीं बता रहे हैं, हवा नहीं बता रहा है, बल्कि खुद पीसी चाको जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कौमी अखबार के साथ बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली वापस आ गए हैं। कल रात को और आज बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग होगी और हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में दिल्ली के अंदर इत्तेहाद करेगी। न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पंजाब हरियाणा के इत्तेहाद के हवाले से भी बात जो है वो की जाएगी। तो सीधी सी बात है, जहां पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है तो वहीं पर सबकी नजरें जो है वो कांग्रेस पर है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इत्तेहाद होगा। क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट संजय सिंह की तरफ से सामने रखी गई है वो ये है कि 5:2 का मुकाबला जो होगा, 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पास और 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास, ये एक तरह से रखा गया है। और दूसरा अलायंस अरेंजमेंट जो है वो ये है 3:3:1, यानी 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट जो है वो कॉमन कैंडिडेट के तौर पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब पिछले दिनों हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई चुनावी दंगल नहीं होगा, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। निशांत हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा सियासत का हाल। बिल्कुल, तो निशांत इस खबर पर पूरी जानकारी हमें देंगे, कुछ देर पे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता रहे हैं खबर राहुल गांधी, दिल्ली की खबर ये है कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी पर, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ कुछ सीटों पर हो सकता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 3 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें आम आदमी पार्टी, वहीं एक कॉमन के लिए रखी गई है। तो लगातार कांग्रेस और आप की अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस और आप का साथ देखने को मिल सकता है। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इश्फाक, निशांत, क्या कुछ खबर है? पीसी चाको साहब का बयान है कि आज कोई फाइनल डिसीजन जो है वो हो सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों हाथ खड़े किए थे और कहा था कि कांग्रेस की एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि अब हम अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हम चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं। तो क्या कोई अभी भी राह है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है? क्योंकि संजय सिंह का भी बयान सामने आ रहा है, उनका मानना है कि शरद पवार जी को सामने रखा गया और उनके साथ भी सीट अरेंजमेंट जो है वो रख दी गई है, आगे कांग्रेस को देखना होगा। तो क्या अभी भी कोई विंडो खुली है? पीसी चाको जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में 2 धड़े हैं, एक शीला दीक्षित है जो सीधे तौर पर गठबंधन के खिलाफ है, दूसरी तरफ ये माखन का गुट है जो कि गठबंधन के पक्ष में है। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भी गठबंधन के लिए उत्सुक थी और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस का गठबंधन न करना यानी कि बीजेपी को जीत देना, जिसके चलते अभी उम्मीद है कि गठबंधन जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और खासकर पीसी चाको ने जो पत्र लिखा था राहुल गांधी को, उसके बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी आला कमान इस पर फैसला लेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
दोनों जो है वो बीच की राह तलाशेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितनी सीटों का बंटवारा किया जाता है और कितने पर कांग्रेस लड़ती है और कितने पर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल निशांत, अगर सीट बंटवारे की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो पहले अगर आम आदमी का बयान आपने सुना होगा सीएम केजरीवाल का, तो सीएम केजरीवाल ने इससे साफ इनकार किया था, लेकिन अटकलें अब ये हैं कि दोनों एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने इस पर इनकार किया था। गोपाल राय ने यहाँ तक कहा था क्योंकि हमने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और उम्मीदवारों की वापसी मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम सर्वे में सीधे तौर पर बीजेपी दिल्ली में जीतती हुई दिखाई दे रही है, गठबंधन का एक बड़ा कारण यही बनेगा और उम्मीद है कि आज इस गठबंधन में कुछ ठोस रूप में सामने निकल कर आ जाएगा। गठबंधन होगा या नहीं ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजधानी दिल्ली से हम आपको ये खबर बता रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर ये है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी का साथ जो है एक बार देखने को दिल्ली में मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो जुमेरात को मरकजी सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसके बाद उसे उन तंजीमों में शुमार किया गया था जो कलदम तंजीमें थी। यह बात काबिल जिक्र है कि यासीन मलिक पर पहले ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक कर दिया गया था और उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने कल ये फैसला जो है वो परसों ये फैसला जो है वो सुनाया था। अब इस खबर के आगे की खबर यह है कि क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों लीडरों पर जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटीज जो है वो फिरिस्ते तैयार कर रही हैं कि कहां पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुन हैं और कुछ को पुलिस थानों पर बुलाया गया है और कुछ जिन लोगों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस किसी भी वक्त कार्रवाई जो है वो कर सकती है। ये जराया हमारे पास बता रहे हैं। इधर जहां तक सूबाई इंतजामिया की हम बात करें तो सूबाई इंतजामिया का मानना यह था कि कल रात देर गए उन्हें मरकजी हुक्मनामा मिला है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वो अब एक कलदम तंजीम है, इसलिए आगे का जो मामला है वो आज ऑर्डर इजरा किया जाएगा। संडे होने के बावजूद आज जो है वो ऑर्डर जारी किया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का बैंक अकाउंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के असासों को मुंजमद किया जाएगा, सरबे मोहर किया जाएगा। आपको याद होगा कि राजीव गौबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारे खुलासे पेश किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ममनुआ तंजीम में शामिल करना जरूरी था, जिसके बाद मरकज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर निकाला गया और माना जा रहा है कि आज सूबाई इंतजामिया कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के असासों दफ्तरों को सरबे मोहर करने का हुक्म भी जारी कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बताते चले कि पिछले 12 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दर्जनों कारकुनों को पुलिस थानों में बुलाया गया है और जिन लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा है, माना जा रहा है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये अमल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से इससे पहले मोहम्मद यासीन जमात इस्लामिया के ऊपर कार्रवाई हुई थी और जमात इस्लामिया के दफ्तरों को सरबे मोहर किया गया था और जिसके बाद उनके लीडरों की गिरफ्तारी अमल में हुई थी। और पुलिस का यह मानना है कि जमात के मुकाबले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दायरा जो है वो काफी कम है और बहुत कम लोग हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ जिनके ऊपर ज्यादा देर नहीं लगेगी क्रैकडाउन करने के अंदर। तो बड़ी बात यह आ रही है कि आज रेड्स भी होंगी और आज जो है दफ्तर भी मुंजमद हो सकते हैं, क्योंकि आज सूबाई इंतजामिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आज ऑर्डर जो है बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जा सकता है। तो यह खबर थी लिबरेशन फ्रंट के हवाले से, लेकिन मरकज के हवाले से एक और खबर है। जमात पर पाबंदी आयद करने के बाद और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर 5 साल के लिए बैन आयद करने के बाद अब मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रिब्यूनल का कयाम अमल में लाया है। ये कानून की रूह से काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रिब्यूनल का कयाम अमल में लाना और ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो जस्टिस गुप्ता साहब को सामने रखा गया, जस्टिस
मुक्ता गुप्ता जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हेड बनाया गया है ट्रिब्यूनल का, जिसके सामने ये मामला रखा जाएगा कि सरकार ने जो फैसला लिया जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद करने का, वो कितना दुरुस्त है, और उसमें सरकार वो उस ऑर्डर को देखेंगे जो ऑर्डर सरकार की तरफ से दिया गया, और अगर जज साहब को यह लगा कि उस ऑर्डर में कहीं सुकुम है या वो सही शवाहिद पर नहीं है, तो उसे कलअदम भी कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और पाबंदी हट भी सकती है। और अगर उन्हें लगा कि सभी शवाहिद पूरे हैं और फाइल A to Z सही है, तो उस पर दस्तखत वो करेंगे, जिसके बाद पाबंदी जो है वो कंप्लीटली एनफोर्स होगी। ये कानून के एतबार से होगा। उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का केस है, ये भी इसी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इस तरीके से खबर जो है वो वजारत दाखिला से दी जा रही है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी SIMI जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग जो है वो तेज हो रही है, और ट्रिब्यूनल जो है उसको भी अनलॉफुल एसोसिएशन के दायरे में लाने के हवाले से फाइल को देखेगा, और किसी भी वक्त उस पर भी पाबंदी जो है वो हो सकती है। तो ये मरकज के पाबंदी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आपको याद होगा कि इसके खिलाफ उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया, और कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से डिसेंट वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज का कानून निफाज जो है अमल में लाया जा रहा है, उससे रियासत के अंदर हालात बेहतर होना काफी कम ही नजर आ रहा है। सभी लीडरों की तरफ से यह बात कही जा रही है, बल्कि यह माना जा रहा है कि इफ़ा मुत्तफ़ीन के जरिए से बातचीत के रास्ते को इख्तियार करते हुए इस मामले को हल किया जाए, न कि इस तरीके से बैन करने के हवाले से। कल सज्जाद की तरफ से भी यह बात रखी गई, और दोनों साबिका वज़राए आला की तरफ से भी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से पहले ही जमात और JKLA पर पाबंदी के बाद बयानात सामने आए हैं, और उनके सोशल मीडिया पर ट्वीट भी जो है वो लगातार सामने आए हैं। तो ये बात हो रही थी बैन के हवाले से। अब जरा बात करते हैं चुनावी दंगल के हवाले से, क्योंकि सबकी नजरें जम्मू कश्मीर पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाना कोई आसान मामला नहीं होता है, जहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर मामले को बारीक बीनी से देखा जाता है, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने कैंडिडेट अनाउंस करते वक्त लेफ्ट राइट आगे पीछे देखते हैं कि जिस कैंडिडेट को वह अनाउंस कर रहे हैं उसकी पकड़ कितनी जमीन पर है और कितनी एक्सेप्टेंस उसकी लोगों के अंदर है। तो यही बात है कि सबकी नजरें कल पूरे दिन जो थी वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर थी, और यह देखना था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किन उम्मीदवारों को मैदान में लाएगी। पहले तो यह कहा जा रहा था PDP की तरफ से कि सभी 6 सीटों पर जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और मुकाबला करेगी, लेकिन कल साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो ऐलान किया गया। ऐलान काफी अहम था, इसलिए बड़ी खबर के तौर पर अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कल साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस बात का ऐलान किया कि पार्टी सिर्फ 2 निशस्तों पर चुनाव जो है कश्मीर की निशस्तों पर चुनाव लड़ेगी, और जम्मू मेमो न तो फ्रेंडली टाई में जाएगी बल्कि सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती खुद जनूबी कश्मीर से उम्मीदवार होगी। पार्टी का जम्मू की 2 निशस्तों पर चुनाव न लड़ने का फैसला कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से सुनाया गया है। श्रीनगर से आगा मोहसिन को PDP का मैंडेट दिया गया है। बारामुल्ला से पहले ही कयूम वानी के नाम का ऐलान किया गया था, और जनूबी कश्मीर से खुद अब साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती चुनावी दंगल में होंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार हैं, और जनूबी कश्मीर में दंगल जो है वो काफी अब दिलचस्प हुआ है, क्योंकि अलायंस बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वहां पर फ्रेंडली अलायंस बनाया है। वहीं पर PDP का यह मानना है कि 2 सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे बल्कि सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करेंगे, लेकिन अलायंस का हिस्सा नहीं है वो। और यहां पर जनूबी कश्मीर में सूरत हाल जो है वो काफी दिलचस्प हुई है। कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देखती है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट जनूबी कश्मीर से आना है, और GA मीर अगर आते हैं और उनके सामने महबूबा मुफ्ती होती है और कैंडिडेट्स भी है, वहां पर तो दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखती है, हमारे साथ
कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन फारूक अंद्राबी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक अंद्राबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से और ऐलान किया गया कि जम्मू में दोनों निशस्तों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया और कहा गया कि सेक्युलर फोर्सों को मजबूत किया जाएगा। एक और जनूबी कश्मीर में खुद महबूबा मुफ्ती का दंगल में उतरना, किस तरीके से पीडीपी के इस डिसीजन को देखते हैं और क्या वाकई तौर पर सेक्युलर फोर्सेस मजबूत होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर इस फैसले से? हाँ गौर साहब, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक आपने जिक्र किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पीडीपी सदर महबूबा जी का, देखिए इनकी पॉलिसी जो है ये टोटल गैर वाज़ेह है और आपको इस बात का भी इल्म है कि कांग्रेस ने इनसे कोई अलायंस की कोई दरख्वास्त नहीं की है, सपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं की है, लेकिन जो पॉलिसी इनकी है कि ये किसको खुश रखना चाहते हैं। इनका इशारा जो था कि सेक्युलर फ्रंट के लिए ये इनको कहीं से दबाव आया है कि उनका आप सपोर्ट कर दीजिए, जम्मू और उधमपुर पार्लिमानी हल्के से ये कैंडिडेट खड़े नहीं कर रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि जहां तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, उनकी ही वजह से जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो तनाव पैदा हुआ उसके जिम्मेदार तो ये लोग हैं। अब ये किसको खुश करना चाहते हैं इस ऐलान से कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, हमने जो अपनी पार्लिमानी हल्का, चाहे वो अनंतनाग हो चाहे वो बारामूला हो, वहां से तो बिल्कुल कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का ये मानना है कि हम अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और डट के फिरकपरस्त ताकतों का मुकाबला करेंगे। और ये जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ये ऐलान है कि हमने सेक्युलर कुव्वतों को मजबूत बनाना है, इसका तो बेहतर वही जवाब देते हैं ये किन कुव्वतों को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी पहले से ही टोटली गैर वाज़ेह रह चुकी है। तो फारूक अंद्राबी साहब, ये भी बताइएगा कि जनूबी कश्मीर से कांग्रेस की टिकट पर कौन चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि अब ये काफी दिलचस्प और हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। जी, देखिए गौर साहब, इसमें मैं यूं कहूंगा कि जहां तक हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की क़यादत है, राहुल गांधी जी हमारे जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से जो हुक्मनामा वहां से जारी हुआ है, हमने तो उसका पालन करना है। इसमें तो सिर्फ चंद घंटे की बात है या एक दिन की बात है, तो ये क्लियर वाज़ेह पॉलिसी हो जाएगी कि हमारी तरफ से जो भी, चाहे वो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के सदर जनाब गुलाम अहमद मीर साहब होंगे, वो तो बिल्कुल क्लियर होना ही है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की पोजीशन जहां अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में बिल्कुल मजबूत है, वहीं बारामूला में है, और जहां तक जम्मू उधमपुर का ताल्लुक है, वहां पर तो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इन्होंने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि वो खुद इस वक्त भी आपने देखा होगा कि हमारी चुनावी मुहिम में उसका हिस्सेदार बन रहे हैं। और हमने भी यहाँ श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से, जहां से फारूक साहब इंतखाब लड़ रहे हैं, हमने भी अपनी कमेटियां तश्कील दे दी है उनकी तशहीर के लिए, उनकी चुनावी मुहिम को चलाने के लिए। इसमें दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियां बिल्कुल अच्छे तरीके से फिरकपरस्त ताकतों को अलग थलग रखने के लिए काम करेंगे, और जो हमारे उम्मीदवार है उनकी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। अंद्राबी साहब, जहां आपने सवाल उठाया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर, वहां पर तो सवाल कांग्रेस पर भी उठेगा ना कि फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आप भी। वो फ्रेंडली मैच तो अभी भी अवाम के समझ में नहीं आया कि फ्रेंडली मैच होता क्या है। हाँ देखिए इशफाक साहब, ये एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, जहां से उनके उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे, वो अपनी जो उनकी कारकर्दगी है लोगों को बता देंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का बिल्कुल मुल्की सतह पर और रियासती सतह पर एक कोशिश रही है कि लोगों को यहाँ अमन का मौका मिल जाए, लोगों को यहाँ तरक्याती अमल का एक मौका मिल जाए। उसके लिए जो कांग्रेस के यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड और प्रदेश कांग्रेस ने जो यहाँ काम किया है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में तीनों खितों में, वो बात को हम अपने लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ के लोग बिल्कुल बाशऊर है, जिशोर है, वो समझते हैं कि सेक्युलर ताकत जो है वो कांग्रेस है, और इंशाल्लाह कांग्रेस। अंद्राबी साहब, मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा पीडीपी पर तो सवाल उठा कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में क्लियरेंस नहीं लाई कि सेक्युलर फोर्सेस में वो क्या पार्टी कैडर को कहेंगे वोट डाले न डाले, लेकिन आपने जो टाई अप किया वो भी तो एक ही सीट पर है। वो सिर्फ ये लग रहा है कि राज्यसभा की एक सीट बचाने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब को आप मदद करें ताकि गुलाम नबी आजाद साहब की सीट वहां राज्यसभा में बच सके। ये भी तो एक टैक्टिकल फैक्ट है।
हाँ इशफाक साहब देखिए, अभी जो इंतखाबी अमल जारी है, अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये सोच बना हुआ है कि सेकुलर ताकत जो है मुल्की सतह पर और रियासत सतह पर उसको मजबूत बनाना है, और कल को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन एक चीज मैं साफ करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की कारकर्दगी जो यहाँ 4 साल 4.5 साल में रही है, उसको हम लोगों के पास ले जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हमारे उम्मीदवार जहां से भी हों वो इंशाल्लाह कामयाब होकर वापस। बिल्कुल फारूक साहब, पहले अभी कांग्रेस रह चुकी है, हमने देखा कि कांग्रेस ने क्या कुछ जम्मू कश्मीर में किया। अब आप कह रहे हैं कि ये अलग थलग करने के लिए, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग थलग करने के लिए गठबंधन किया जा रहा है, तो ये सिर्फ अलग थलग करने के लिए या आवाम के लिए भी कुछ किया जाएगा? वही मेरे कहने का मतलब वही है कि जो काम कांग्रेस ने अपनी सरकार में यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है, उसकी भलाई के लिए किया है, वो चीज हम रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखेंगे। और ये जो सरकार आज की है, जो 4 साल 4.5 साल से इन्होंने मुल्की सतह पर जो परेशानियां हुई है उनको दूर करने के लिए कांग्रेस बिल्कुल मैदान में कूद चुकी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपके समय में परेशानी नहीं थी जम्मू कश्मीर में? जब आपकी सरकार थी तब परेशानी नहीं था, सब कुछ ठीक था? नहीं, आप एक चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हम सरकार में यहाँ पर थे, कोलेशन में थे, उस वक्त भी बहुत बड़ी कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार अमन का मौका दिया जाए, तरक्की का मौका दिया जाए, यहाँ के नौजवान जो है उनको इज्जत कदर मिल जाए। उस काम पर आज भी हम लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक अंद्राबी साहब, कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ बात कर रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ सवाल सीधे से है कि काफी दिलचस्प मामला जो है वो जनूबी कश्मीर के अंदर हुआ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो चुनावी दंगल में आई है, एक तरफ से ये खबर है, और दूसरी तरफ से खबर है जिस पर कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा था, वो ये था कि आप सेक्युलर कुव्वतों को तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सेक्युलर कुव्वतों में क्या आप उस अलायंस के साथ है जो अलायंस मुल्क की सतह पर बना है या नहीं। जी शुक्रिया गवर साहब, आपने मौका दिया। देखिए, जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, आपने देखा कि हमने एक अच्छी पहल और मुखलिसाना कोशिश की है कि सेकुलर वोट आपस में न बढ़ जाए, और उसी नजरिया के तहत हमने जम्मू, पुंछ और उधमपुर कठुआ के सीट से अपने उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला लिया है। ये एक मुखलिसाना और सिंसियर कोशिश है हमारी तरफ से कि जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड ना हो। तो अब रहा कांग्रेस का सवाल, यह हमारा एक तरफा फैसला है, इसमें हमारी किसी का कोई न दबाव था और न किसी ने हमें अप्रोच किया था। यह हमारी सिंसियर कोशिश है और एक तरफा है, और अब ये सेकुलर वोट के हाथ में है कि वो किस तरह अपना वोट इस्तेमाल करे। भट्ट साहब, लेकिन जब पार्टी कार्डर से बात की जाती है ना, तो ये कहा जाता है कि आपने वोट अपना इधर देना है, तो इधर देके क्लियर किया जाता है कांग्रेस को देना है या कहाँ पे देना है। इसीलिए तो इबाहम है, सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि ये हैंड कहीं और कुछ जा रहा है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू हो रहा है। ये तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वोट है, जो वोट बैंक है, वो सेकुलर वोट बैंक है। लाजमन जब हमारा कैंडिडेट नहीं होगा तो वो सेकुलर उसी की तरफ जाएगा। ये तो क्लियर कट मैसेज है। एक चीज जो वजाहत आज जानना चाहूंगा, चूंकि आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं और साबिक वजीर आला मुफ्ती साहब के काफी क्लोज साथियों में आपको माना जाता है, तो इसलिए ये चीज जानना चाहूंगा कि जो आम जुबान में आज बात की जाती है वो ये कहा जाता है कि सेक्युलर फोर्सेस में बीजेपी को अलग किया जाता है, और कहा जाता है कि ये सेक्युलर फोर्सेस नहीं है, ये कम्युनल फोर्सेस है, जिस तरीके से आम भाषा में आम लोग बात करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस के लिए आपका वोट जाएगा, या आप बीजेपी को भी एक सेक्युलर पार्टी मानते हैं? नहीं, हम बीजेपी को सेक्युलर पार्टी नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है जी। हमने बीजेपी के साथ नाता तोड़ा है और हमेशा के लिए तोड़ा है। तो और इसी वजह से तोड़ा है कि उन्होंने मुल्क में पोलराइजेशन की है, उन्होंने मुल्क का जो वोट है उन्होंने उसका पोलराइजेशन किया है, और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। तो उस लिहाज से हमने ये सोचा है कि सेकुलर वोट न बढ़ जाए।
तो सीधी सी बात है कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा वहां पर? क्या आपकी तरफ से अपील होगी, पार्टी की तरफ से अपील होगी कि कांग्रेस के लिए वोट करें, न कि बीजेपी के लिए वोट करें? सीधी सी बात। वो तो मैंने कहा ना, क्योंकि अगर कांग्रेस अपना सेक्युलर क्रेडेंशियल साबित करेगा तो लाजिमन सेक्युलर वोट उन्हीं की तरफ जाएगा। यानी कांग्रेस पे भी सवाल है कि उन्हें अपने क्रेडेंशियल्स को साबित करना पड़ेगा। वो तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कैंडिडेट मैदान में है। वो किस तरह ये ग्राउंड लेवल पे अपने वोटर को किस तरह वो अपनी तरफ खींचेगा, ये तो उनको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। ठीक है, उनको अपने उनको वो सेक्युलर वोट को अपने यूसुफ साहब से हटकर जरा सीधे साउथ कश्मीर की ओर आता हूं, और साउथ कश्मीर में आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा चुनावी दंगल का हिस्सा बनी है, तो किस तरीके से अब आप चुनाव को जनूबी कश्मीर के अंदर देखते हैं? कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ी चुनौती आपके सामने है, कितनी बड़ी चुनौती है कि अब जीत से हमकिनार होना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आपकी सरकार के खिलाफ साफ नजर आ रहा था पिछले दिनों। देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रियासत की सबसे बड़ी पार्टी है और हमने हर वक्त हर रिस्क कबूल किया है। साउथ कश्मीर का जहां तक सवाल है, साउथ कश्मीर में हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी दिलचस्पी के साथ लोग हमारे साथ हैं, और हमें यकीन है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम साउथ कश्मीर ही नहीं बल्कि सारे 3 सीटें जो कश्मीर प्रोविंस में वो जीत कर हम आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात, पार्टी का व्यू पॉइंट रखने के लिए। सीधे से बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले को कैसे देखती है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ जनूबी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर मोस्ट लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर सकीना यतू साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी है। सकीना यतू साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सवाल सीधे से है, कल पीडीपी ने अपने पत्ते खोल दिए, महबूबा मुफ्ती को मैदान में उतार दिया, आगा साहब को श्रीनगर पार्लिमानी सीट से खड़ा किया है, लेकिन जम्मू आते आते कहा कि सेक्युलर फोर्सेस को मदद करने के लिए हम वहां पर कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। पीडीपी के इस बड़े फैसले को आप किस निगाह से देख रही है? गवर्नर साहब, शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जम्मू के बारे में पीडीपी ने फैसला किया है उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है कि अगर वो वाकई सेक्युलर फोर्सेस की मदद करना चाहते तो फिर इनको क्लियर करना चाहिए कि हाँ जी, कांग्रेस है हमारे सामने या जो माइनस बीजेपी पार्टियां हैं उनको हम मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लगता है अंदर से कोई फिर से कोई अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ है उनकी, जैसे पहले 14 के इलेक्शन में रहा है, उसके बाद भी रहा है। मुझे लगता है आज उन्होंने फिर कोई अंडरस्टैंडिंग की हुई है जिसकी बदौलत उन्होंने ये फैसला किया है। अगर उनको ये माइनस बीजेपी सेक्युलर फोर्सेस की मदद करनी होती तो फिर वो बिल्कुल क्लियर कर देते कि आप किसी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई माइनस बीजेपी पार्टी हो, उनको सपोर्ट कर देते और अपने वोटरों को क्लियर मैसेज दे देते कि ये पार्टी है, इसको आपको सपोर्ट करना है। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, इसलिए लगता है कि ये उनके साथ बीजेपी के साथ फिर से कोई अंडरस्टैंडिंग की हुई है। ये भी बताइएगा सकीना यतू साहिबा कि अब जनूबी कश्मीर में साबिक वजीर आला चुनावी दंगल में है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा चुनावी हलका जो है ये हाई प्रोफाइल बन जाता है, तो कितनी बड़ी मुश्किलें अब सभी जमातों के सामने हैं। एक तरफ से महबूबा मुफ्ती साहिबा होंगी, एक तरफ से आपके नामजद उम्मीदवार हैं, तो मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं अब आप? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है, मुझे लगता है ये उनकी हार है, क्योंकि एक एक्स सीएम जो है वो भाग रही है, उनको पता है कि उनकी पार्टी पूरी तरह डूब गई है। अब वो छलांग लगा रही है कि ऐसे कि हवा में कि अब इलेक्शन लड़ रही है। मुझे लगता है ये पहले उन्होंने हार एक्सेप्ट की है, और मुझे लगता है कि साउथ कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत समझदार है, बहुत सीरियस है। आज वो जवाब देंगे जो पैलेट वहां पे चलाए गए 14 से लेके आज तक, आज वो जवाब देंगे दूध और टॉफी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वहां के नौजवानों के लिए जब वो गोली के शिकार हुए हैं। आज वो जवाब देंगे जो इंशा शुपयान की हैं, जिसको बिल्कुल जिसकी दोनों आंखें चली गई। इसी तरह आज वो जवाब देंगे जो बेगुनाह लोग वहां पे हर रोज मारे जाते थे, कत्ल किए जाते थे। आज साउथ के कश्मीर के लोगों को मौका है, और मुझे उम्मीद है कि साउथ कश्मीर के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो इंशाल्लाह अपने वोट से इन सारे चीजों का जो है वो जवाब देंगे। आज वो कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं सुनने वाले हैं कश्मीर के लोग।
आज वो इन सब चीजों के लिए एकजुट हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो आप खुद देखेंगे, जब वोटिंग होंगे अपने वोट से वो सारे इन चीजों का जवाब देंगे। आज वो जवाब देंगे उन लोगों को जिन्होंने कहा था बीजेपी को कश्मीर से दूर रखेंगे और 14 के बाद बीजेपी को यहाँ लाके कश्मीर में तबाही और बर्बादी जो हुई है आज, तो उस कश्मीर के लोग उन सब चीजों का जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया सकीना तू साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करके बात करने के लिए कि मुश्किलें काफी ज्यादा है हाई प्रोफाइल होने के बाद भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आ सकती है। बहरहाल क्या कुछ होगा हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन चुनाव की बात हो रही है तो शाह फैसल का भी कल बयान सामने आया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि वो पार्लिमानी लोकसभा चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी लोकसभा के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी पार्टी जो है वो इस चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगी और असेंबली के चुनावों का फैसला बाद में लिया जाएगा। तो बात उनकी तरफ से जो है वो क्लियर की गई। इधर जम्मू से खबर यह है कि जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोल कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और दोनों असेंबली सीट्स के लिए, उधमपुर के लिए भी और जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के लिए भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कमेटी तश्कील दी है जो कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू की बात हो रही है, तो जरा बात सरहदों की भी कर लें फटाफट से, क्योंकि सरहदें आग उगल रही थी कल पूरे दिन। यौमे पाकिस्तान के मौके के सिलसिले में भी कल जो भारत पाकिस्तान के बीच फौजियों का गोलियों का सिलसिला सरहद पर था वो लगातार जारी रहा और कल बाद सपहर 4 बजे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया था जो रात देर गए तक जारी रहा है। न सिर्फ एक इलाके के अंदर, जो हमारे पास खबर है वो शाहपुर कंडी का इलाका है, केरनी का इलाका है, जहां पर पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास शाम 5:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की गई, जिसके बाद रुक रुक कर यह पूरी रात देर गए तक जारी रहा है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब जो है वो दे दिया गया है, ताहम इस गोलीबारी की वजह से किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन इमलाक के नुकसान होने की खबरें जो है वो आ रही है, लेकिन वो भी हमें जराया से मौसूल हो रही है। अभी सरकारी तौर पर क्या कुछ हुआ है इस पर अभी थोड़ी देर में भी हमें पता लगेगा और जमशीद मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जमशीद जरा अपडेट करें हमारे को कि कल रात देर गए जो शेलिंग का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था और आपने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था कि बिला इश्तियाल फायरिंग जो है वो की जा रही है और इसकी वजह से आम लोग जो है वो काफी दहशत ज़दा और खौफजदा है। आज इतवार है, सुबह सुबह का माहौल है, क्या कुछ इनपुट आपके पास है? क्या कहीं पर किसी जानी नुकसान की कोई खबर तो नहीं? जमशीद से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं सीमावर्ती इलाकों की, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। हम कोशिश करेंगे, जमशीद मलिक हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। पूंछ में लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, पिछले दिनों से लगातार सीजफायर उल्लंघन जारी है। जमशीद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशीद, अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो अभी वहां का हाल क्या है? क्या अभी भी सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है? जी नहीं, इस वक्त तो सीजफायर उल्लंघन नहीं हो रहा। मैं कल देर शाम को 5-5:30 बजे के आसपास शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए शिद्दत की गोलाबारी की गई है, जिसमें पूरे इलाका, रिहायशी इलाका इस गोलाबारी की ज़द में आया होता, मगर इसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो अभी तक सामने नहीं आई। मगर ये फायरिंग तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लगातार ही जारी थी, जिसमें पूरे इलाके में, इस इलाका शाहपुर और केरी सेक्टर था जो इसकी ज़द में था, मगर शिद्दत की गोलाबारी काफी अरसे बाद इस तरह की फिर दोबारा देखने को मिली है, जिससे पूरे इलाके में डर व खौफ लोगों में जरूर देखने को मिल रहा है। जी जमशीद, क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर, क्या कोई व्यक्ति आम इंसान इसमें घायल हुआ हो? जी हर जी, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे जिस तरह रात भर मैंने बताया भी कि गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद जब हम इन लोगों से राब्ता भी किया तो इन लोगों का राब्ता इनसे नहीं हो पाया। हालांकि जिला इंतजामिया पुंछ से भी हमारी बात नहीं हो पा रही है और इनसे इसके वजह से किसी जान व माल नुकसान की खबर अभी तक सामने तो नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया जमशीद हमारे साथ ज्वाइन करके बात करने के लिए। जम्मू की हम बात कर रहे थे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि तरक्याती मंजरनामे पर भी काम हो रहा है। सियासी अमल अपनी जगह,
बयानात अपनी जगह, लेकिन तरक्याती मंजरनामे से हम आपको ये खबर बताते चले कि मरकजी हुकूमत ने 700 करोड़ रुपया जो है वो मंजूर किया है PMGSY स्कीम के तहत, और इन 700 करोड़ रुपयों की बदौलत से 3000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो तामीर की जाएंगी PMGSY में। ये बात काबिल जिक्र है कि जब ज़ाब्ता इखलाक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे पहले रियासी हुकूमत और मरकजी हुकूमत की मशावरत से 700 करोड़ रुपया जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए थे PMGSY में, और अब फिगर जो है वो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इससे 3000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो बन सकती है, मरकज का ये मानना है। लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें लैंड कंपनसेशन का जो कंपोनेंट है, जो मद है, उसमें अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े पैमाने पर सड़कों की तामीर नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पैसा तो आया था, लेकिन पैसा चोक होता हुआ नजर हो रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की, क्योंकि कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कश्मीर ट्रेडर्स की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जनूबी कश्मीर के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है, और साथ साथ कल उन्होंने अपनी बात यह भी रखी कि रिजवान अहमद पंडित जिसकी हिरासती हिलाकत हुई है, उस पर उन्होंने टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही है। उनका मानना है कि टाइम बाउंड मैनर में जो है वो इंक्वायरी हो, ताकि एतमाद जो है वो बहाल हो सके उन वादों पर जो वादे गवर्नर इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने कल गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपील किया कि टाइम बाउंड इंडिपेंडेंट स्पेशल कमीशन इंक्वायरी को तैनात किया जाए, ताकि मालूम हो सके कि किन वजूहात में रिजवान पंडित की हलाकत हुई है और क्या वजूहात थे जिनको लेकर यह पूरा मामला जो है वो पेश आया है, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लोग इस कत्ल में मुलविस है, क्योंकि कस्टोडियन किलिंग का मामला है। हम आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अहकाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं, और पुलिस ने भी इस सिलसिले में FIR पहले ही दर्ज की है, लेकिन सिविल सोसाइटी लगातार एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और टाइम बाउंड मैनर में उस इंक्वायरी को कराने की बात जो है वो कह रहे हैं। तो चलते चलते अब जरा एक और खबर भी अपने नाजरीन को हम बताते चले, और वो ये खबर है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो अक्सर सुर्खियों में रहती है, आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा नहीं बल्कि लेह मनाली रोड के हवाले से आपको अपडेट करेंगे हम, क्योंकि लेह मनाली रोड अब आने वाले दिनों में खोली जा सकती है, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस शाहरा पर जो 400 किलोमीटर की शाहरा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो बर्फ है उसको हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। तकरीबन 20 फीट बर्फ जो है वो जमी हुई है इस ले हिमाचल प्रदेश के एक और साइड पर, और उसको हटाने के हवाले से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है, और माना जा रहा है कि अगले माह की 15 तारीख तक शायद रास्ते को जो है वो खोल दिया जा सकता है। अप्रैल तक इस रास्ते को जो है वो खोलने की बात हो रही है, और 20 फीट बर्फ जमा हुई है, 400 किलोमीटर का रास्ता है, और लास्ट टाइम 20 नवंबर को लास्ट टाइम गाड़ी इस शाहरा पर चली थी, उसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। हाईएस्ट पीक पर यह रास्ता है, जिसकी वजह से यह मामला जो है वो यह फैसला जो है वो सरकार को लेना पड़ा था कि रास्ते को बंद किया गया था। तो उम्मीद यह है कि अब रास्ता जो है वो आने वाले दिनों में खुल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो समय की थोड़ी पाबंदी है, बहुत कुछ हम आज आपके लिए लेकर आए, आपको हमने बताया कि पूरे दिन क्या कुछ रहने वाला है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बहुत कुछ नया, बहुत कुछ खास लेकर। अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं, उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे हर्ष भारद्वाज और मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।